गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल दोस्तों, क्या हाल चाल। वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? ओके, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ऑल राइट। यश, नवजोत, सारंगी, सोनाली, अजय, प्रवीण कुमार, वैष्णवी, अजय, ओके, अभय, खुशी, ऋषु, शाश्वत, मुस्कान। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए, सब बढ़िया एकदम। अरे ऋषुराज, गुड नाइट क्यों बोल रहे हो भाई? ठीक है। क्या हो गया? एक स्टूडेंट कह रहा है आज कौन पढ़ाने आ गया? मैं ही हूं भाई, ये मैं ही हूं। बस ये है कि कल तक जो था वो मैं ये था, आज मैं इससे बहुत अलग हूं। नहीं लग रहा है तुम लोगों को देखकर? ले लो एक बढ़िया फोटो फिर, इसी बात से, है कि नहीं? चलिए भाई, तो उम्मीद कर रहा हूं कि भाई कल की कहानी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। किस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और फिर उसके बाद धनानंद को हराया, और धनानंद को जब हराया तो फिर मौर्यन अंपायर की जो है वो स्टैब्लिशमेंट करी जाती है। मौर्यन अंपायर को आज शुरू करने से पहले दो चीजें हैं जो हमें और पढ़नी है। एक तो ये कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन का इंपैक्ट क्या रहा, एक ये पढ़ना है कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन का इंपैक्ट क्या रहा, एक तो हमें ये पढ़ना है। सर रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो पे वही पढ़ा होगा, कुछ अलग से नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो हम पढ़ेंगे इंपैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, और साथ ही साथ हम आगे मौर्यन पीरियड को पढ़ने से पहले एक इकोनॉमी का एस्पेक्ट और देखेंगे, वो आपको यहां पर समझना होगा। सिंपल है। इकरा मैं देख लूंगा, मैं देख नहीं पा रहा हूं उस चीज को, बट आई गो थ्रू द डीपीपीज। ठीक है, चलिए चलिए शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए। ऑल राइट, आइए जरा। तो भाई कल की कहानी अगर समझ में आ गई है तो आज प्लीज हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले इंपैक्ट ऑफ इरानियन इन्वेजन। पहले तो आइए ईरानियन इन्वेजन का इंपैक्ट देखते हैं, है ना। ये मैंने आपको इसीलिए बताया था, या फिर आप इंपैक्ट की जगह ऐसे लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इंडिया ईरान। ठीक है, इंडिया ईरान। देखिए समझना क्या है भाई लोग इसमें। मैंने आपको कल बताया था कि दो तरह के इन्वेजन हुए। एक तो मैंने आपको ईरान का बताया था, और मैंने कहा था इसमें डेरियस था, है ना, फिर उसमें सेरस के बारे में मैंने बताया था। राइट, मैंने कई आपको रूलर के नाम, अकमीनिड एम्पायर जो था ईरान के अंदर, उसके कई रूलर्स के बारे में, दो रूलर्स के बारे में बताया था कि भाई इन लोगों ने भी भारत के पंजाब और सिंध तक कैप्चरिंग करी थी। यानी कि पर्शिया का यह एम्पायर भारत तक पहुंच गया था, और अगर भारत के बॉर्डर्स तक आ गया था और पंजाब और सिंध को कैप्चर भी कर लिया था, इसका मतलब उस कैप्चरिंग से कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो भारत के ऊपर पड़ा होगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ये बात समझ में आ रही है ना? ये बात एक्नॉलेज कर रहे हो कि नहीं? हाँ सर, यस सर, ये बात सही है। अरे सिंपल सी बात है कि भाई भारत, इंडिया जहां तक था तो हमने इस बात को नोटिस कर रखा है। क्लास चल रही है मेरी। चलिए अभी नहीं आएगी, बस हो गया, अब नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात को आप लोग एक्नॉलेज कर रहे हो कि नहीं कि भाई भारत इंडिया तक, पंजाब और सिंध को अगर ईरान ने कैप्चर किया है तो ईरान भारत के कांटेक्ट में आया, उस कांटेक्ट का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा। आइए देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होता है। नंबर 1, आइए जरा बना लीजिए इन सब चीजों को। आपको ना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं और काफी एक हमें इंसाइट डेवलप करने में हेल्प करेगी। देखिए पहला चीज यहां पर क्या था, ईरान और इंडिया का जब कांटेक्ट हुआ तो पहली चीज क्या, पहला इंपैक्ट क्या पड़ा,
प्लीज राइट खरोष्टी स्क्रिप्ट। ओए होए होए होए, क्या है मालिक ये खरोष्टी स्क्रिप्ट? क्या है खरोष्टी स्क्रिप्ट? क्या है? जैसे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। इंग्लिश अल्फाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं? फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ, फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ। लेकिन खरोष्टी स्क्रिप्ट आप देखोगे ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं? बिकॉज आप देखोगे कि अशोका जो अभी मॉडर्न पीरियड का रूलर आएगा, अशोका मॉडर्न पीरियड में यू विल फाइंड कि 3 रूलर इंपॉर्टेंट होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य होगा, उसका लड़का बिंदुसार होगा, और फिर उसके बाद आपको अशोका देखने को मिलेगा। तो जो अशोका था वो अपनी प्रजा से बात करता था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अशोका इकलौता राजा है जो अपनी प्रजा से बात करता था, जो अपनी प्रजा से बात करता है। कैसे? उसको जो भी बातें बोलनी होती थी, अशोका क्या करता था कि उसको कहीं ना कहीं किसी पत्थर पे इंस्क्राइब करवा के उसको कहीं हाईवे पे लगवा दिया। तो आते जाते जो भी आदमी चल रहा है, निकल रहा है, वो उसके इंस्क्रिप्शन को पढ़ रहा है। जैसे आज आप कहीं हाईवे पे जाते हो तो आपको लिखा मिलता है, हाँ फला बोर्ड लग गया है कि भाई ये शहर इतना दूर है, या इस शहर में जाने के लिए आप लेफ्ट टर्न हो जाइए। तो क्या है, आपको इंडिकेशंस मिलते हैं। तो अशोका क्या करता था? अशोका अपनी प्रजा से बात करता था। अशोका के मन में जो भी कुछ होता था उसको अगर उसे अपनी प्रजा से बताना है या बोलना है तो उसको पत्थरों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्क्राइब कर देता था। उसे कहीं ना कहीं क्या करता था? लिखवा देता था। है, उसे कहीं ना कहीं क्या करता था? लिखवा देता था। तो जब लिखवाया उसने, तो जो इंस्क्रिप्शन हमको अशोका के इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में मिले, वहां पर खरोष्टी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे। खरोष्टी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन लिखे थे। यानी कि भाई एक बात तो कंफर्म है ना सर, एक बात तो कंफर्म हो रही है। क्या सर? एक बात कंफर्म हो रही है कि अगर मान लीजिए ये भारत हो गया, देखिए जरा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। मैंने क्या बोला कि अशोका एक ऐसा रूलर था जो अपनी प्रजा से बात करता था। तो उसने इंस्क्रिप्शन बहुत सारे करवाए थे, है ना। आप देखोगे बहुत पत्थरों पे लिखवाया, पिलर पे लिखवाया। तो वो जो कुछ भी लिखवाता था पत्थरों पे लिखवा के उसको इंस्क्राइब कर देता था, हाईवे पे लगा देता था। तो जो हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन इस जगह मिले हैं इन द नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सा एरिया हो गया इंडिया का? नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हो गया। तो जो हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन यहां पर मिले हैं, हमने देखा कि यार वो इंस्क्रिप्शन तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। हमने देखा कि यार वो इंस्क्रिप्शन तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हैं, वो इंस्क्रिप्शन तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कि मालिक यहां से जो ईरान का कब्जा था, वो जो एक्सपैंड होके यहां तक पहुंच गया था, है ना, उसका ही इंपैक्ट था, उसका ही इंपैक्ट रहा होगा कि पंजाब सिंध को कैप्चर करके बैठे होंगे। तो भाई ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था, है ना, जो अभी बाद में आप देखोगे अशोका के अंडर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं डेफिनेट सी बात है यहां पर जो स्क्रिप्ट मिली हमको, इंस्क्रिप्शंस मिले, वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में थे। इसका मतलब डेफिनेटली ईरान का जब कांटेक्ट हुआ भारत से, इंडिया से, जब कांटेक्ट हुआ इंडिया से, तो एक इंपैक्ट तो ये था कि जो भाषा ईरान की थी, दैट इज खरोष्टी, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट आपको यहां देखने को मिलेगी। खरोष्टी वो हमें इंडिया में देखने को यहां मिल रही थी, इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया देखने को मिल रही थी। ये बात समझ में आ गई? इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? इंडिया की स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ईरान की स्क्रिप्ट हमें देखी खरोष्टी स्क्रिप्ट है ना। क्या है? खरोष्टी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी स्क्रिप्ट है। तो ये बात समझ में आ गया कि भाई इनके खरोष्टी है, लेकिन जब ये भारत तक पहुंच गए होंगे और कुछ एरिया पे कब्जा किया होगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी इस लैंग्वेज को बोला जाने लगा होगा। तो जब अशोका रूल कर रहा था, तो इस जगह पे जो उसने इंस्क्रिप्शन करवाए, उस इंस्क्रिप्शन को खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? ठीक, अशोका बाद में आएगा, लेकिन वही बात है कि वहां पर अभी ईरान से होगा क्या? ऐसा थोड़ी है कि ईरान खाली छू ऐसे टच कर रहा होगा। अगर ईरान वहां तक पहुंचा होगा तो उसका मतलब ईरान के लोग भी वहां तक पहुंचे होंगे, और ईरान के लोग पहुंचे होंगे तो इसका मतलब यह है कि वहां पर ईरान का कल्चर फॉलो हो रहा होगा, ईरान की भाषाएं बोली जाती होंगी। तो अशोका जब वहां रह रहा होगा तो उसने बोला होगा, अरे भैया ऐसा थोड़ी है, अशोका खुद पत्थर लेके जा रहे हैं, चलो भाई साहब आज तुम्हें इंस्क्राइब कर देंगे, और पता चला गाड़ दिया जाके पत्थर को। देखो, अरे अशोका ऑर्डर दिया कि ये बात लिखवा देना वहां पर,
तो जब वो बातें नॉर्थ वेस्ट में लिखवाई गई तो वहां पर खरोष्टी स्क्रिप्ट फॉलो होती रही होगी। अब वहां तुम कोई और भाषा में लिखवा दोगे तो आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा, बुझाएगा ही नहीं क्या लिखा हुआ है उसको। तो आदमी क्या, उसको खरोष्टी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन लिखवाए उसने, ताकि वहां के लोग भी इस चीज को समझ पाए कि राजा अशोका क्या कहना चाहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो यह है पहला पॉइंट। रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ? खरोष्टी स्क्रिप्ट भारत तक पहुंची। खरोष्टी स्क्रिप्ट वो जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। कैसे कह सकते हैं? बिकॉज अशोकन इंस्क्रिप्शन जो हमको मिले हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो हमको मिले हैं इन द नॉर्थ वेस्ट, वो खरोष्टी भाषा में थे, वो खरोष्टी भाषा में थे। ठीक है, क्लियर है? तो खरोष्टी स्क्रिप्ट हमको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिल रही थी। ठीक है, दूसरी बात, अब और क्या समझ में आ रहा है सर, कि यार अगर ईरान हमारे भारत तक पहुंच रहा है, पंजाब सिंध के एरिया कैप्चर कर रहा है, हमें उस एरिया में बहुत सारे ईरान के कॉइन्स देखने को मिले। हमें बहुत सारे आज की डेट में, मतलब आज क्या, हमें जब देखा तो वहां बहुत सारे ईरानियन कॉइन्स मिले। ईरानियन कॉइन्स क्या शो करते हैं कि साहब वहां, इसका मतलब ईरान का भारत से ट्रेड हो रहा होगा, तभी तो ईरान के सिक्के हमारे भारत के इस नॉर्थ वेस्ट में मिल रहे हैं, वरना उनके सिक्के हमारे क्या करते। इसका मतलब कुछ लेन देन चल रहा होगा, कुछ तो सिक्कों का कार्यक्रम चल रहा होगा। इसका मतलब ईरानियन कॉइन्स का देखने का मिलता है कि ईरान से हमारा ट्रेड चल रहा था और ईरान से हमारा कॉमर्स चल रहा था। हमारा ट्रेड और हमारा कॉमर्स ईरान के साथ जबरदस्त तरीके से चल रहा था। ये बात क्लियर हो गई? पॉइंट नंबर 20 क्लियर? पॉइंट नंबर 20 क्लियर? ठीक है, तीसरी बात, अब जब ईरान के लोग भारत तक पहुंचे तो जाहिर सी बात है जो स्कल्पचर्स ईरान में बन रहे थे, जो आर्किटेक्चर का तरीका ईरान में रहा होगा, उसका इंफ्लुएंस भी भारत के ऊपर पड़ा होगा। राइट? तो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में जो स्कल्पचर्स बन रहे होंगे, राइट, जो स्कल्पचर्स बन रहे होंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो रहा होगा, उसमें भी ईरान का इंफ्लुएंस होगा। तो प्लीज राइट, अब इतना ही लिख लीजिए, इन्फ्लुएंस ऑफ ईरानियन स्कल्पचर ऑन इंडिया, या इन्फ्लुएंस ऑफ ईरानियन स्कल्पचर, या फिर इन्फ्लुएंस ऐसे लिखिए, इन्फ्लुएंस ऑन लिख दीजिए, ऑन, इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन स्कल्पचर। तो जब मौर्याज अपने स्कल्पचर बनाएंगे, जब मौर्याज अपने स्कल्पचर बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इंफ्लुएंस जो है वो ईरान का भी देखने को मिलता है। ठीक है, ईरान का भी देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर डी पे आ जाइए। और क्या यहां पर कांटेक्ट कर रहा होगा? बहुत सारे ऐसे ईरान के टर्म्स, बहुत सारे ऐसे ईरानियन टर्म्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ईरानियन टर्म्स हैं जो वहां जो बोले जाते थे वही आपको इंडिया में देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल दीपी। अब दीपी एक टर्म है जो ईरान में बोला जाता है और उसी का टर्म भारत में है लिपि, ये इंडिया में बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमको मिले जो सिमिलर टाइप के थे, विच शोज कि जब ईरान और भारत का कांटेक्ट हुआ होगा तो कुछ तो टर्म्स भी ऐसे होंगे जो हमने एक्सचेंज किए होंगे। वहां के लोग बातचीत करते होंगे तो वो लिपि बोले तो यहाँ के लोग दीपी समझे, यहाँ के लोग लिपि बोले तो वहां के लोग दीपी समझे। तो ईरान के साथ कांटेक्ट में एक ये बड़ी चीज हुई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज पॉइंट नंबर ई। क्या? इसको प्लीज नोट करिएगा, पॉइंट नंबर ई। और वो ये कि ईरान के इस कांटेक्ट की वजह से अलेक्जेंडर को नॉलेज हुई। अलेक्जेंडर केम टू नो अबाउट इंडियाज वेल्थ, भारत की वेल्थ के बारे में, भारत की वेल्थ के बारे में। Alexander came to know about India's wealth through Iran contact। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है बेटा? मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं, मैं लैंग्वेज होता तो लैंग्वेज लिखता, अभी मैं स्क्रिप्ट बोल रहा हूं तो प्लीज स्क्रिप्ट लिखिए आप लोग। ठीक है ना? स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? मुझे तो एकदम स्क्रीन क्लियर दिख रही है भाई। आप एक बार शायद अपनी क्वालिटी को बेटर करिए। ठीक है, यस देव शर्मा, यस बिल्कुल सही है, देव शर्मा लिख रहे हैं, एकदम सही लिख रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ? सीधी बात है, इसमें कुछ भी टिपिकल चीज नहीं थी कि जब ईरान वाले लोग भारत तक पहुंचेंगे, पंजाब सिंध तक, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पंजाब सिंध तक लोग पहुंच जाएंगे, कब्जा कर लेंगे पंजाब सिंध को, बस हो गया।
अरे नहीं, जब लोग पहुंचेंगे तो लोगों के साथ क्या होता है, उनके कल्चर भी ट्रैवल करता है, उनकी भाषा भी ट्रैवल करती है, वो ट्रेड कॉमर्स भी कर रहे होंगे, राइट। और जब इतना कुछ हो रहा था, ये सब पता चल रहा था अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंद्र को, एंड दैट इज व्हाई दिस आल्सो बिकम्स द रीजन फॉर द अटैक ऑफ अलेक्जेंडर ऑन इंडिया। इंडिया पे इसीलिए अलेक्जेंडर का इंपैक्ट भी यहां पर देखने को मिलता है। तो एक सवाल यहां पर ये बनता है, एक सवाल यहां ये बनता है, व्हाई अलेक्जेंडर इन्वेजन, है ना, व्हाई अलेक्जेंडर इन्वेजन। अब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ क्यों, व्हाई अलेक्जेंडर इन्वेजन, अलेक्जेंडर ने क्यों इन्वेट किया। आइए इसको जरा एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको ना नोट्स बनवा रहा हूं इस वक्त, आज हम लोग यहां पर नोट्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब बातें हमने कल बहुत अच्छे से करी थी, लेकिन आज थोड़ा सा, कल हमने कहानी पढ़ी थी, आज थोड़ी उसके बारे में हम लोग यहां पर कहानियां को लिख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 देखिए, अलेक्जेंडर इन्वेजन क्यों किया। देखो हिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं कौन, आसिम सर, अरे सॉरी आई मीन हेरोडोटस, हेरोडोटस, ही इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और हेरोडोटस ने भारत की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी, भारत की कुछ बहुत ज्यादा तारीफ कर दी थी कि अरे भैया इंडिया ऐसा है, भारत में ये है वो है, दे दनादन। हेरोडोटस ने फादर ऑफ हिस्ट्री जो था, ये बहुत तारीफ करी, ग्लोरिफाइड इंडियाज वेल्थ, उसने ग्लोरिफाई किया, ग्लोरिफाइड इंडियाज वेल्थ। अलेक्जेंडर ने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या, उसने कहा हां, इंडिया इज ए लैंड जहां सोना उगता है, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। तो ये वो जमीन है जहां सोना उगता है। हेरोडोटस ने यहां पर, हेरोडोटस ने ये सब तारीफें, बड़े तारीफ के पुल बांध दिए थे। उसने कहा कि हिंदुस्तान वो जमीन है जहां पर पैर मारोगे तो पानी निकल आएगा, एक दूसरा पैर मारोगे तो सोना निकल आएगा, ऐसी जमीन है। अलेक्जेंडर का दिमाग घूम गया कि यार इतना कुछ भारत के अंदर है, हम भी जाएंगे भारत में, हम भी चलेंगे इंडिया की तरफ, हम भी जाएंगे भारत को कॉन्कर करने के लिए। पहला रीजन था। सेकंड, बी, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल इंक्विजिटिवनेस, इंक्विजिटिवनेस। कभी कभी क्या होता है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ शब्दों को इस्तेमाल करने में डरता हूं, मैं सोचता हूं कि वहां लिख दिया जाए कि इससे ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल बहुत एक्सपर्ट्स की देख रेख में किया जाता है, इसको आप लोग खुद इस्तेमाल ना करें, है ना, क्योंकि आप लोग अभी क्या होगा, अभी इंग्लिश पूछने लग जाओगे, सर इंक्विजिटिव का मतलब क्या हो गया, इंक्विजिटिव का मतलब क्या हो गया। तो भाई यहां पर इंक्विजिटिव मतलब बड़ा जिज्ञासा। ज्योग्राफिकल इंक्विजिटिवनेस अलेक्जेंडर को बहुत थी, ज्योग्राफिकल इंक्विजिटिवनेस ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को ज्योग्राफिकल इंक्विजिटिवनेस बहुत थी, जिज्ञासा बहुत थी। और उसने सुना था कि कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी एक्सटेंड्स टू ईस्ट ऑफ इंडिया। उसने सुना था कि भाई कैस्पियन सी इतना बड़ा है कि भारत के ईस्ट में भी एक्सटेंड करता है। तो उसने कहा कि हमको देखना है, इतना बड़ा समुद्र है तो हम भी देखेंगे जाके। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि इतना बड़ा सच में कैस्पियन सी है क्या। सेकेंड हो गया। थर्ड, he was inspired by mythological stories। mythological stories बहुत सुनाई गई थी कि भाई भारत में ऐसा है वैसा है, mythological stories थी। so Alexa inspired by mythological stories, mythological stories से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, ठीक है। और इसीलिए उसने कहा अलेक्सा जंप टू इंडिया, और फिर वो पहुंच गया इंडिया की तरफ। पॉइंट नंबर डी, व्हाई ही केम टू इंडिया, व्हाई ही केम टू इंडिया, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस वाज कि नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वहां पर पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी। वहां पर कोई एक राजा नहीं था जो भारत के फ्रंटियर्स को गार्ड कर रहा था, एंड हेंस अलेक्जेंडर को मौका मिल गया कि वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से एंटर करेगा। एक्चुअली आप देखोगे ना,
एक्चुअली आप देखोगे तो भारत का ये हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है दैट इज द ओनली एंट्री गेट फॉर इंडिया। ये बात आप लोगों को मानते हो कि नहीं मेरी, कि हाँ साहब यही जो है ना, दिस इज द एंट्री गेट फॉर इंडिया। यानी कि यहां क्या है, दिस इज पानी, दिस इज अरेबियन सी। तो यहां से तो कोई उस वक्त आने की हिम्मत जुटाएगा नहीं इतने इतने शुरुआती टाइम पे। नीचे वाला जो है दैट इज इंडियन ओशन, दैट इज इंडियन ओशन। और इधर वाला आप देखोगे दैट इज बे ऑफ बंगाल, दैट इज बे ऑफ बंगाल। तो भारत में अगर एंटर करना था तो दिस इज द ओनली वे टू एंटर इंडिया, दैट इज द ओनली वे टू एंटर इंडिया। और इतिहास ऐसा है, आप इस चीज को एनालाइज करिए, जब जब इस पर्टिकुलर एरिया में डिसयूनिटी हुई है, जब जब इस पर्टिकुलर एरिया में लड़ाइयां हुई हैं, भारत के अंदर तख्ता पलट देखने को मिला है, भारत के अंदर तख्ता पलट देखने को मिला जब भी हुई है। आप बहुत सारी लड़ाइयों को देखोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखा ही रहा हूं कि भाई अलेक्जेंडर पहुंच रहा था, और जब अलेक्जेंडर यहां पहुंच रहा है और जब यहां पर वो अंभी और पोरस इन सबसे लड़ रहा है, तो तक्षशिला में बैठे आचार्य चाणक्य को अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने अंदर बैठे धननंद को हरा दिया। राइट और रॉन्ग? सिमिलरली सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा मेडिवल हिस्ट्री में। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192, मोहम्मद गौरी defeated पृथ्वीराज चौहान, and again this battle is fought in this particular area। और जब ऐसा हुआ when मोहम्मद गौरी defeated पृथ्वीराज चौहान, तो आपको देखने को मिला कि इसके बाद 1206 1192 में लड़ाई हुई, and 1206 slave dynasty coming into India, slave dynasty coming into India। Similarly आप देखोगे बैटल ऑफ इंपॉर्टेंट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, जब ये लड़ाई हुई तो उसके बाद आप देखोगे बाबर मुगल केम इनटू इंडिया। दिल्ली सल्तनत चल रहा था, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगलों का शासन शुरू हो गया, मुगलों का शासन शुरू हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तख्ता पलट मतलब पावर चेंज, तख्ता का पलट मतलब हो गया पावर चेंज। एंड सिमिलरली बैटल ऑफ करनाल जब हुई, बैटल ऑफ करनाल 1739, इट वॉज फॉट बिटवीन नादिर शाह एंड मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह वॉज एन ईरानियन रूलर, मोहम्मद शाह रंगीला वॉज द लास्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मुगल्स। जब ये लड़ाई हुई मोहम्मद शाह रंगीला हार गया, एंड दिस वाज द मैसेज टू द यूरोपियंस जो भारत आने की कोशिश कर रहे थे बार बार, दैट द रूलर ऑफ द कंट्री इज नाउ डेड, एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। और यहां से ब्रिटिश रूल शुरुआत हो जाती है, सीड बो दिए जाते हैं। 1739 बैटल ऑफ करनाल, 1757 बैटल ऑफ प्लासी फाइट हो रही है। आप इस बात को एनालाइज कर रहे हो, मत लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए नहीं, बट आप समझ रहे हो इस बात को? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये एनालिसिस है बस, दिस इज मेनली द एनालिसिस कि दिस इज समथिंग, एरिया ऐसा है भारत का, ये आज भी आप देखो इट इज द एरिया जहां पर आज हम लड़ते रहते हैं। स्टिल इट इज अ पॉइंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर विद पाकिस्तान। क्लियर? ये एनालिसिस है, ये मिलेगा नहीं कहीं आपको। मैं बता रहा हूं कि जब भी इस एरिया में लड़ाई हुई है, अभी भी देखो अलेक्जेंडर की जब यहां लड़ाई हुई, हालांकि लड़ाई तो नहीं हुई, बट हाँ अलेक्जेंडर जब पहुंचा तो ये एरिया में उसका भेंट किससे हुआ? अंभी से हुआ, पोरस से हुआ। अब चांस की बात है कि इससे भले ही अलेक्जेंडर लड़ गया, लेकिन आउटकम वाज व्हाट, कि नंदास ओवरथ्रो हो गए, नंदास को ओवरथ्रो कर दिया गया। इस बात को लेकर कौन कौन नहीं समझा?
सिंपल सी बात है ना, ये समझने वाली बात थी। क्या बोला हूं मैं, क्या बोला मैंने? बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट फ्रॉम बंगाल, दैट्स अ सेकंड इशू, बट द थिंग इज कि बैटल ऑफ करनाल वाज अ मैसेज कि अंदर सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, इस वक्त राइट टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां जो लड़ाई हुई उसकी वजह से, यहां जो लड़ाई हुई उससे एक मैसेज गया कि अंदर सब कुछ अब ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी राजा यहां पर भारत में रूल कर रहा है, उसके पास एक ही जगह है जहां से कोई बाहर से कोई दूसरा आ सकता है, वो है बॉर्डर, ये लैंड बॉर्डर्स। क्योंकि ये तो पूरा हिमालय है, यहां से कोई आएगा नहीं। राजा जो बैठा हुआ है, अगर उसने ये एरिया बॉर्ड गार्ड नहीं किया, इफ दिस लाइन ऑफ डिफेंस इज ब्रोकन, देन एनीवन कैन एंटर इंडिया। और अगर यहां पर लाइन ऑफ डिफेंस टूट गया, ये लड़ाइयां हुई और आप हार गए, तो जाहिर सी बात है अंदर तख्ता पलट हो गया। क्योंकि समझ में आ गया कि यहां पर कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब ये राजा वीक है, तभी ये इसको गार्ड नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर? मैंने क्या बोला, वंस अगेन मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भाई व्हाट आई वाज टेलिंग, मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन भारत में क्यों हुआ। मैं कहता अलेक्जेंडर का इन्वेजन इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी। यहां पर दे वर पॉलिटिकली डिसयूनाइटेड। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किसी प्रकार का यूनिटी थी ही नहीं, किसी प्रकार की यूनिटी थी ही नहीं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और जब भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डिसयूनिटी होगी, ये आज का नहीं, राइट दिस फॉर्मूला इन योर हिस्ट्री बुक्स, बड़े बड़े शब्दों में ये बात लिख लो। whenever northwest will be vulnerable, political situations in India will change, and this will fit for today also. जब भी नॉर्थ वेस्ट में हलचल होती है, either the central government in India becomes more stronger or there will be some sort of हलचल inside the India. Always. अरे ठीक कर लेना भैया कॉमर्स की स्पेलिंग, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग ठीक कर लीजिए, वरना मेरे नंबर काट लीजिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जितनी बार लड़ाइयां हुई, मैक्सिमम आप देखोगे यही हुआ। अलेक्जेंडर, मैंने आपको कल कहानी बताई थी कि वो अम्बी और पोरस से लड़ाई लड़ता है, भले ही वो भारत में अंदर नहीं घुसा, लेकिन वहां की लड़ाई लड़ने से हुआ ये कि भारत में अंदर काफी कुछ हलचल हो गई, नंदाज ओवरथ्रो हो गए। ऐसे ही जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन, आई विल टीच यू मेडिवल हिस्ट्री, तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है, उसमें मोहम्मद गौरी डिफीट्स पृथ्वीराज चौहान। और जब ऐसा हुआ तो अभी तक आप देखोगे तो अंदर इंडिया में कोई और था रूल कर रहा था, लेकिन जब मोहम्मद गौरी हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को 1192 में, उसके 12, 13, 14 सालों के बाद आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो गया। पावर इज चेंजिंग इनसाइड इंडिया। बैटल ऑफ पानीपत 1526, दिल्ली सल्तनत चल रहा था, मुगलों की सरकार आ गई, मुगल इज कमिंग टू पिक्चर। सिमिलरली बैटल ऑफ करनाल, मुगल चल रहे थे, 1739 में लड़ाई हुई, उसके बाद ब्रिटिश आ गया इंडिया में। Whenever northwest India is vulnerable, will be vulnerable. Whenever northwest India will be vulnerable, ये फॉर्मूला है, there will always be a political confusion inside India. मौर्यास का डिक्लाइन भी इसी रीजन की वजह से होगा, मौर्यास डिक्लाइन भी इसी रीजन की वजह से करेंगे। नॉर्थ वेस्ट में पंगा होगा जब जब, तब तब आपको अंदर कुछ ना कुछ तख्ता पलट होते हुए दिखेगा। ये हमारा हिस्ट्री का एक फॉर्मूला है। ठीक है, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, ये बात समझ में आ गया? वाई अलेक्जेंडर इन्वेडेड? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब मैंने इसके बाद आपको पूरी कहानी बताई दी थी कि अलेक्जेंडर ने इन्वेजन क्या किया था, कैसे किया था, एंड द एंटायर चार्ट आई प्रिपेयर्ड एंड द स्टोरी आई टोल्ड यू, राइट? जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी वो उसको लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा, है ना? दैट वाज अ ड्रामा रिटन बाय विशाखा दत्ता, विशाख दत्ता इन मुद्रा राक्षसा, इन मुद्रा राक्षसा, राक्षसा, राक्षसा। ठीक है, तो हमने इस चीज को पूरा, ये जो स्टोरी है वो हमने आपको बता दी थी, राइट? सबको याद है कल की स्टोरी, सबको याद है। अब बात ये आती है कि ठीक है, ये कहानी तो एक तरफ है, बट व्हाई डिड अलेक्जेंडर टेक यू टर्न? अलेक्जेंडर ने यू टर्न क्यों ले लिया? वो भारत में एंटर क्यों नहीं किया था? So we are making the notes of it. 3 points. Why Alexander did not enter India?
फर्स्ट पहला चीज तो ये था, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा थी, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, प्लस अलेक्जेंडर की आर्मी 10 साल से लड़ते लड़ते थक गई थी। 10 years ऑफ कंटिन्यूअस फाइटिंग had tore the Alexander's army, had tore the Alexander's army। ठीक है। सेकेंड, बी, Alexander already got the taste of fighting against इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर से लड़ाई लड़ने का उसको ऑलरेडी टेस्ट मिल चुका था। जिस प्रकार से पोरस ने लड़ाई लड़ी थी उसको समझ में आ गया था कि अंदर क्या होगा। ये तो अभी खाली ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, नंदास पिक्चर दिखाते फिर इनको। पॉइंट नंबर सी, व्हाई डिड अलेक्जेंडर मेड अ यू टर्न। एक बड़ा चीज था कि भाई नंदास की आर्मी में एलिफेंट्स थे। Is this point clear to everyone? अब जब ये इन्वेजन अलेक्जेंडर का हुआ या फिर जहां तक भी अलेक्जेंडर पहुंचा उसका इफेक्ट क्या हुआ। जैसे हमने ईरान का देखा है ऐसे आइए हम लोग अलेक्जेंडर का देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, अलेक्जेंडर के इन्वेजन का क्या इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, आइए प्लीज मेक दिस डायग्राम अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, एंशिएंट यूरोप and ancient India came in contact। भाई अलेक्जेंडर आ रहा था यूरोप से, इज कमिंग फ्रॉम मैसेडोनिया, इज कमिंग फ्रॉम ग्रीस, तो यूरोप का पार्ट है वो। तो जो एंशियंट टाइम्स का यूरोप था और जो एंशियंट टाइम का इंडिया है ये कांटेक्ट में आ गए। पहला इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट पड़ा अलेक्जेंडर के इन्वेजन का, ठीक है। फिर उसके बाद बी, भाई पढ़ लो जितने भी लोग यहां चटिया रहे हैं। इंडियन टेरिटरीज, अलेक्जेंडर ने इंडियन टेरिटरीज को ऐड कर लिया था अपनी टेरिटरीज में। वेयर आर इट टू अलेक्जेंडर्स टेरिटरी, अलेक्जेंडर्स टेरिटरी। बी पॉइंट। सी, जाहिर सी बात है ना, अलेक्जेंडर ही पहुंच गया था, उसने झेलम से लेकर चेनाब के बीच का एरिया पोरस को हराया था, पार्ट ऑफ इंडिया, उसने अंभी को हराया था, तक्षशिला के अराउंड का एरिया, तो बहुत सारा एरिया जो था उसने इंडिया का अपने साथ यहां पर मिला लिया था। अलेक्जेंडर जब आया उसकी वजह से चार रूट्स जिससे ट्रेड पॉसिबल था वो डिस्कवर हो गए। अलेक्जेंडर के आने की वजह से ये हुआ। तो चार रूट जो थे लैंड रूट्स जिससे ट्रेड पॉसिबल था, अलेक्जेंडर की वजह से वो ट्रेड रूट्स या वो लैंड रूट्स का डिस्कवरी हो गई। अलेक्जेंडर आया तो पता चला अलेक्जेंडर कैसे आया, और जिस रास्ते से अलेक्जेंडर आया वहां से क्या हुआ, वहां से ट्रेड शुरू हो गया। और जब अलेक्जेंडर यहां पर आके बैठ गया इन द एरियाज ऑफ तक्षशिला एंड ऑल दीज थिंग्स, कुछ टाइम रहा वहां पर, तो अब चूंकि ग्रीक के लोग वहां तक पहुंच गए थे, इंडिया भाई ग्रीस का था, तो जाहिर सी बात है अलेक्जेंडर खाली थोड़ी पहुंचेगा, लोग भी पहुंचेंगे उसके साथ। तो वहां पर बहुत सारे ग्रीक स्टैब्लिशमेंट्स बनना शुरू होते हैं। ग्रीक स्टैब्लिशमेंट मतलब जहां ग्रीक्स लोग रह रहे होंगे, ग्रीक स्टैब्लिशमेंट्स बनना शुरू हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, एक है अलेक्जेंड्रिया, ये एक ग्रीक स्टैब्लिशमेंट का नाम है जो कि आपको देखने को मिलेगा कहां पर, इन काबुल।
काबुल में ये एक ग्रीक्स का एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि ग्रीक्स के लोग अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर में रह रहे थे। ऐसी एक शहर था बावके फैला, बावके फैला, झेलम के किनारे इस शहर को बसाया गया था और यहां पर भी ग्रीस के लोग रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट बी क्लियर नहीं हुआ है सर? नेहा, पॉइंट बी का मतलब यह है कि जब अलेक्जेंडर पहुंचता है भारत तक, ये तो ईरान की बात हो रही है, अलेक्जेंडर पहुंचा तो मैंने आपको बताया था कल एक डायग्राम बना के कि अलेक्जेंडर किस हिसाब से भारत पहुंचता है, और मैंने आपको कल बताया था कि सर ये पहले पहाड़ियां होती हैं, ये पहले पहाड़ियां हैं हिंदू कुश की, जिसको अलेक्जेंडर ने क्रॉस किया और फिर उसके बाद उसको यहां पर आप देखोगे तो नदी बहते हुए दिख रही थी, है ना। उसने पहले इंडस को क्रॉस किया, उसने इंडस को क्रॉस किया तो वहां पर अंभी रूल कर रहा था, अंभी। फिर एक नदी उसको मिली यहां पर, दैट इज व्हाट, दैट वाज द रिवर ऑफ इंडस। के बाद कौन सी? झेलम, झेलम नदी थी। ठीक है, तो उसने उसको भी क्रॉस किया। फिर आगे यहां पर राजा मिला पोरस, वो रूल करता था झेलम से लेकर चेनाब के बीच में, है ना। ये सब नदियां कहां बह रही हैं? झेलम चेनाब आज के इंडिया में तो बहती हैं। तो इन सब एरिया को क्या किया था? अलेक्जेंडर ने जीत लिया था। तो वही लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया की टेरिटरीज को अपने अंडर मिला लिया था, तो पोरस हो गया। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ा तो यहां पर क्या था? यहां पर कुछ ट्राइब्स थी, ट्राइब्स थी, और यहां पर ब्यास नदी बह रही थी, राइट। यहां पर भी कुछ ट्राइब्स थी, यहां पर भी कुछ ट्राइब्स रहती थी। तो हमने देखा था किस प्रकार से अलेक्जेंडर एंटर करता है तो पहले यहां पर क्रॉस करता है, ट्राइब्स को हराता है, फिर अंबी को सेंटर हुआ, अंबी को यहां रिवर क्रॉस करी झेलम, पोरस से लड़ाई हुई, बैटल ऑफ हाइडेप्सिस हुआ, फिर यहां के बाद आगे आगे बढ़ा, फिर उसने ट्राइब्स को हराया, फिर उसके बाद यहां से उसकी आर्मी ने बढ़ने से मना कर दिया, एंड देन अलेक्जेंडर ने यहां से यू टर्न ले लिया एंड ही रिटर्न्स टू बेबीलोनिया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पर मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि इंडियन टेरिटरीज को अलेक्जेंडर ने मिला लिया था। डी पॉइंट क्या कह रहा है? क्या आप सोचिए कि अगर अलेक्जेंडर यहां पर आके बैठ गया इन एरिया में, उसमें ऐसा थोड़ी है कि ये एक एक दिन की बात होगी कि आज अंबी, कल पोरस, एक दिन ट्राइब्स, ऐसा एक दिन की कहानी नहीं है। ये भी कहानी कई सालों की है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, एक बार अंबी को हराया फिर अगले दिन पोरस को हरा दिया, नहीं, इट टुक लॉट ऑफ टाइम। तो इन सब सिनारियों में जब यहां से लोग आए तो जाहिर सी बात है अलेक्जेंडर अकेले तो आया नहीं था, है ना। एलेक्सा के साथ उसके सोल्जर्स थे, राइट, सेना थी उसकी, और जाहिर सी बात है ये सोल्जर्स हैं, इनके कुछ लोग भी रहे होंगे। तो इन एरियाज में यू विल फाइंड अगल बगल क्या हुआ कि यहां पर ग्रीक्स के लोग थे। भाई अलेक्जेंडर कहाँ का है ना, ये ग्रीस को बिलोंग कर रहा है ना, ग्रीस को बिलोंग कर रहा है ना, मैसेडोनिया को बिलोंग कर रहा है। तो ग्रीक्स के इस्टेब्लिशमेंट बनना शुरू हो गए, यानी कि ग्रीक्स की कॉलोनीज बनना शुरू हो गई। कॉलोनीज लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सेटलमेंट्स हैं उनके, ग्रीक्स के सेटलमेंट, जहां ग्रीक्स रहना शुरू कर दिए। तो भाई अगर जाहिर सी बात है अलेक्जेंडर इतना दूर तक आएगा तो कहीं तो कुछ घर द्वार बनाएगा, ये ऐसे ही रहेगा नदी के किनारे? कहीं तो रहना शुरू करेगा ना। तो जहां रहना शुरू किया, जहां सेटल होना शुरू किया उसने, उसके लोगों ने, उसकी सेना ने, वहां पर ग्रीक्स के सेटलमेंट बनना शुरू हुआ। ठीक है ना, वहां ग्रीक्स के सेटलमेंट बनना शुरू हुआ। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर डी। एक लोग कह रहे हैं सर सी का पॉइंट बताइए। जब अलेक्जेंडर आया तो अलेक्जेंडर जब आया जिस रास्ते से, उस रास्ते से आने की वजह से 4 ऐसे लैंड रूट्स डिस्कवर हो गए जिसके थ्रू अब ट्रेड होना शुरू हो गया था। यूरोप और इंडिया, ये सब लोग यहां पर आपस में ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो अलेक्जेंडर का इंपैक्ट ये पड़ा उसके इन्वेजन का कि रूट्स, लैंड रूट्स डिस्कवर हो गए। ठीक है ना, तो ये चीज यहां पर है। नहीं अलेक्जेंड्रिया, नहीं नहीं नहीं, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज इन काबुल। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर। काबुली अलेक्जेंड्रिया है, क्या कांधार को कह सकते हैं, कांधार, इट्स वेरी क्लोज। इसको आप लोग कांधार से आज मान सकते हैं। अलेक्जेंड्रिया था, इसी से ये बोले अलेक्जेंड्रिया, कांधार बोलने लग गए इसको, कांधार। तो मैंने क्या बताया कि अलेक्जेंड्रिया वाज नियर टू काबुल, यानी कि भाई कांधार इन सबके अराउंड था, तो इसको अलेक्जेंड्रिया यहां पर कहा जाता था। ठीक है, डी पॉइंट भी क्लियर हो गया।
हाँ, ये वाले कुछ पोर्शन आपके एनसीईआरटी वाला में नहीं है शायद, तो इसीलिए मैं आपको ये आर.एस. शर्मा से कवर करा रहा हूं। काजल सर, शॉर्ट नोट से ज्यादा समझ नहीं आता। बेटा लॉन्ग नोट्स पढ़ने हैं तो किताब पढ़ो ना, उसके लिए आप लोग समझो ना। काजल, अगर तुम्हें लॉन्ग नोट्स पढ़ने हैं तो फिर क्लास क्यों आए करने के लिए? ये तो लॉन्ग नोट्स आपकी किताब में है ही, है ना। और अगर तुम फिर से लॉन्ग नोट्स लिख लोगी तो फिर किताब में और क्लास नोट्स में क्या फर्क रह जाएगा? और तीसरी बात, एग्जाम के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री से प्रीलिम्स के अंदर ही क्वेश्चन आएंगे, मेंस के अंदर भी आते भी हैं तो 150 वर्ड के अंदर आते हैं। अब अगर इतना लंबा लंबा लिखना चाहो, दो पन्ने का एक एक टॉपिक, और एग्जाम में लिखना है खाली 150 वर्ड्स, तो डजंट मेक सेंस। एग्जाम के हिसाब से पढ़िए, अपने कंफर्ट के हिसाब से मत पढ़िए कि इसमें समझ नहीं आता। अब आप मुझे बताइए, अब आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सर एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री प्रीलिम से सवाल आते हैं, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली पॉइंट्स बता रहा हूं। प्रीलिम से काम चल जाएगा क्योंकि इसमें तो आपको टिक मारना है खाली। जब बात मेंस की आएगी, जो मेंस से सवाल बनेंगे 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स मैक्सिमम। अगर 150-250 वर्ड भी आता है, इसका मतलब भाई अगर तुम्हें मैं लिखा रहा हूं अलेक्जेंडर का, क्योंकि एक ऐसा तो है नहीं खाली एक पूछ लेगा कि व्हाई डिड अलेक्जेंडर टेक अ यू टर्न, या पूछ लेगा भाई कई सारे 2-3 चीजें पूछता है। तो आपके पास कुछ नहीं तो 8-10 पॉइंट होंगे, वो 8-10 पॉइंट्स को एक्सपैंड करना होगा तुमको बस खाली। अगर पॉइंट लिखोगे तो पॉइंट को रिकलेक्ट करना आसान है। आई एम ऑलरेडी ट्राइंग टू मेक वेरी शॉर्ट नोट्स फॉर यू ऑल, ताकि आप लोग एग्जाम में उसको रिकलेक्ट कर लो इमीडिएट। पूरा पूरा फिर सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा तो किताब ही है, पर तुम्हारे पास एनसीईआरटी वाला किताब है, आर.एस. शर्मा की किताब है, वहां से पढ़ लो। यस शक्ति, डीपीपी में जो एक्स्ट्रा टॉपिक आए हैं उसको नोट में ऐड करें, बिल्कुल करो। जाहिर सी बात है, ये आपका काम है। ये आपका काम है कि आपको जो भी एक्स्ट्रा दिखता है, जो मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि देखो मैं सब नहीं पढ़ा पाऊंगा, बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, सब तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। तो जाहिर सी बात है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो तो है ही, इसके अलावा कुछ मिलेगा तो उसको ऐड कर लीजिए। क्लियर है भाई सब लोग? क्लियर है? बावके फैला भी बेटा जगह का नाम है महावीश, जगह का नाम है ये, है ना। ये भी ग्रीक स्टैब्लिशमेंट है। क्लियर हो गया काजल? काजल द कंसर्न इज क्लियर? काजल, आई होप द कंसर्न इज क्लियर काजल। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब एक बात समझिए, अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी, बड़ी पिक्चर क्लियर करने जा रहा हूं। आंखें खोल के बैठिएगा और सीट की पेटियां बांध दीजिए। ऋग्वेदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, बुद्धा पीरियड। प्लीज मेक दिस चार्ट, ऐसा क्लैरिटी आपको मिलेगा ना, कहोगे अरे सर सुख की प्राप्ति हो गई, कहोगे सर सुख की प्राप्ति हो गई। इकॉनमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन। अभी तक आप लोगों ने
ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पढ़ा था और इसके बारे में आपको सब कुछ पता था। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट बुद्धा पीरियड को कंप्लीट करने। अब आप बताओ कि अगर आपको क्रक्स में पता चल जाए कि व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड, तो इसके बाद आपका काम क्या है? यू हैव टू ओपन द थ्रेड्स। एक पॉइंट पता होना चाहिए, ऋग्वेदिक की इकोनॉमी इज पास्टोरल। अब पास्टोरल के बाद आपको ऋग्वेदिक पीरियड के जितने भी पॉइंट्स थे पास्टोरलिज्म के, काउ एंड हॉर्स का डोमिनेंस, द वर्ड यूज फॉर काउ इज गैवेस्टी, हॉर्स के ऊपर ईश्वर के भगवानों के नाम थे, अश्विन्स, मारुत, पुरंदर वॉज सीन। फिर उसके बाद जौ इज द क्रॉप सीन, एग्रीकल्चर सरप्लस था नहीं बिकॉज सोसाइटी को जरूरत नहीं है, ना कोई जरूरी है। ऑल दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। इफ दिस इज क्लियर देन यू कैन राइट एनीथिंग अबाउट दिस पॉइंट। लिख सकते हो कि नहीं? यू नीड टू हैव दिस कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। पढ़ तुम सब लोगे भाई, पढ़ तुम सब लोगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं। आई एम ओनली टीचिंग हिस्ट्री, जो एक बार नहीं 50 बार पढ़ाऊंगा आने वाले सालों में। इट इज जस्ट ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। पढ़ते रहोगे याद हो जाएगी। इकोनॉमी, पास्टोरल, पॉलिटी, जना, सोसाइटी, ट्राइबल, रिलीजन, नेचर वर्शिपर। अंडरस्टैंडिंग, आप आईएएस बन रहे हो, क्लर्क थोड़ी बन रहे हो। समझना है हर चीज इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। हिस्ट्री को भी अगर समझ लोगे, अच्छा ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, ओहो, आज भी आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है वो कुछ रीजन से घट रहा होगा ना, कुछ ना कुछ उसका। अभी आप अपनी लाइफ को आप एनालाइज करते नहीं हो। आप क्या, आप बस जी रहे हो, जिंदा हो बस। यू आर नॉट हैविंग अ मीनिंग टू योर लाइफ। इफ यू एसेस योर लाइफ, आप लोग आज के लिए आपका एक होमवर्क है, और मैं कहूंगा कि अपनी इकोनॉमी, अपनी पॉलिटी, अपनी सोसाइटी और अपने रिलीजन को एसेस करना, और कंपेयर दिस, योर इकोनॉमी, योर पॉलिटी, योर सोसाइटी, योर रिलीजन विद दैट ऑफ योर ग्रैंडफादर। You will find the reasons why your economy has changed, why your polity has changed, why your society has changed, and also the way of worshipping has also changed right now. पहले जितनी आस्था थी अब थोड़ी उतनी आस्था है। आप बात समझ रहे हो बात को? एनालाइज दिस योरसेल्फ। एक स्टूडेंट, एक आपका दोस्त है जो आपसे पढ़ने में अच्छा है, और एक आप हो, कंपेयर करना योर इकोनॉमी, पॉलिटी। अब इकोनॉमी आपकी अच्छी नहीं है तो आपका दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड को तो ले जाएगा आइसक्रीम खिलाने के लिए, बिकॉज यू डोंट हैव मनी। इफ ही हैज मनी तो ही हैज द गर्लफ्रेंड ऑल्सो। पॉलिटी, अगर आप पावर में हैं, पैसा है, तो कितना भी कुछ बेकार बोलोगे, गाली दोगे, गाली गलौज करोगे, कुछ भी है, आपकी सुनी जाएगी। इफ योर इकोनॉमी इज स्ट्रांग, योर पॉलिटी विल ऑल्सो बी स्ट्रांग ऑलवेज इन लाइफ। हर आदमी आपसे सजेशन लेगा, भैया बताइए क्या करें। इकरा, even in, I would say कि there is a lot of change. It's not about कि कोई बुरा मानने वाली बात है, ये इस बात को समझने वाली बात है। चाहे हम इस्लाम की बात करें, चाहे हिंदुज्म की बात करें, रिलीजन में आज के जो लोग, पहले के जो लोग कर रहे थे, अब वो भले ही, अगर आप इस्लामिक की बात कर रहे हो तो पहले जो कुछ हो रहा था, बहुत सारी चीजों का बहुत क्लैरिटी आ गई है कि ये सही था कि नहीं था, ये सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें होती है जो बस ट्रेडिशन में इंसान कर रहा है, इट हैज नो backing of any holy book, be it Hinduism, be it Islam, be it Christianity. It has changed. It has changed. अरे यहीं से देख लो ना, he is a nature worshipper, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, बिजली कड़क रही है, पानी बरस रहा है, तो वो पूज रहा है इंद्रदेव, पूज रहा है अग्नि। बट वेन ही गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ लोहा, ही इज पूजिंग लोहा। इंसान लोहे को पूजने लग गया, क्योंकि वही उसको लाइवलीहुड दे रहा है। पहले लाइवलीहुड कौन दे रहा है? हु इज गिविंग द लाइवलीहुड? लाइवलीहुड इज pastoralism. Cow, milk giving animals are the livelihood, importance of those things. But then loha is coming into picture, importance of loha now increasing. मैं ये नहीं कह रहा हूं पहले वाला खत्म हो गया, बट समथिंग नया ऑल्सो कमिंग अप। तो आप किसी चीज को समझिए, अंडरस्टैंड द थिंग्स। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि रटो, भाग रहे हो बस कि हाँ मुझे समझ, कोई आंसर गलत हो रहा है PYQ, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा,
समझ इंपॉर्टेंट है, सवाल सही कर लेना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आईएएस देश चलाना है आपको, देश। तुम्हें क्या लगता है एक पीवाईक्यू सही होने से तुम आईएएस बन जाओगे? समझ जरूरी, समझ। जो सेलेक्ट होते हैं ना लोग, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बनाइए। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, पॉलिटी, जनपदा, सोसाइटी, वर्ण, रिलीजन, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। इस चार्ट में क्या क्या क्लियर हो गया? इस चार्ट में क्या क्या क्लियर हो गया? पॉलिटी इज क्लियर, बुद्धा पीरियड, महाजनपदा जो कि हमने पूरे पढ़ लिए, 16 महाजनपद कहां थे, उनकी कैपिटल और नदियां। फिर मैंने बताया मगध का राइज कैसे होता है, हरियांग डायनेस्टी, सुसनाक डायनेस्टी, नन डायनेस्टी, सारे हमने महाजनपद पढ़ लिए। उसमें से एक जो महाजनपद निकल के आया मगध, हमने वो भी पढ़ लिया। रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म और साथ में ब्राह्मणिकल रिलीजन तो चल ही रहा था। What is left? Economy and society. Let us fill this all chart also. बुद्धा पीरियड में इकोनॉमी क्या थी? प्लीज राइट, अंडरस्टैंड दिस पार्ट। इस चार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे इन स्लाइड्स को समझने के बाद। बुद्धा पीरियड को, जो बुद्धा पीरियड हमने देखा, यानी कि ये वाला जो फेज हम देख रहे थे, ये वाला फेज लेटर वैदिक पीरियड हो गया है टिल 600 बीसी। आफ्टर दिस लगभग टिल 300 बीसी। क्यों? क्योंकि नंदाज इज गेटिंग ओवर अराउंड 321 बीसी। नंदाज, धनानंद का एंड हो रहा है और मौर्यन अंपायर का स्टैब्लिशमेंट होगा। यानी कि अब महाजनपद खत्म कब हो रहे हैं? महाजनपद टोटली खत्म कब हो रहे हैं? 321 के आसपास। उसी में से महाजनपद मगध जो है, अब वहां पर मौर्यन अंपायर की शुरुआत हो जा रही है। तो दे आर एंडिंग अराउंड समवेयर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 300 बीसी। एंडिंग अराउंड 300 बीसी। तो इन 300 सालों में क्या सिनेरियो था मालिक? पॉलिटी वॉज महाजनपद, रिलीजन वॉज दीज थिंग्स, राइट। हमने देखा था बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट जैना काउंसिल, सेकंड जैना काउंसिल, इन दीज डेट्स। और फिर उसके बाद अब हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं इसके इकोनॉमी की। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो अभी मैं अगर इकोनॉमी की बात करूंगा कि इस पर्टिकुलर पीरियड में इकोनॉमी क्या चल रही थी इंडिया के अंदर, इस पर्टिकुलर पीरियड में इकोनॉमी क्या चल रहा था इंडिया के अंदर, तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए जरा, हमको पता कैसे चलता है अबाउट ऑल दीज थिंग्स? वी गेट टू नो अबाउट कैसे? पाली टेक्स्ट के थ्रू। पाली टेक्स्ट किसके टेक्स्ट हैं? पाली टेक्स्ट किसके टेक्स्ट हैं? पाली टेक्स्ट, पाली लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ एनीवन। फिर उसके बाद संस्कृत, संस्कृत के जो यहां पर सूत्र लिटरेचर थे, संस्कृत सूत्र लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, हमको उसके थ्रू पता चलता है। और हमको बहुत सारी ऐसी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई जिसके थ्रू हमको पता चलता है अबाउट द इकोनॉमी, कि ऐसी इकोनॉमी क्या थी। तो आइए अब देखते हैं कि क्या इनकी यहां पर इकोनॉमी रही होगी, क्या इनकी यहां पर इकोनॉमी रही होगी। तो जब मैं इकोनॉमी की बात करूंगा तो इकोनॉमी में दो चीजें मुझे समझनी है, एक और दो। पहला, टाउन्स में क्या चल रहा था, या चलिए पहले लिख लेते हैं विलेजेस में क्या चल रहा था एंड टाउन्स में क्या चल रहा था। आर यू गेटिंग द पीरियड? पीरियड क्या है? रफली 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच का, ठीक है? रफली 600 बीसी के बीच में 300 बीसी, यही देख रहे हैं ना हम लोग चार्ट।
यही चार्ट को फुलफिल कर रहे हैं ना हम लोग। यहां तक देख लिया ना भाई, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। 1500 बीसी के आसपास से लेकर 1000 बीसी, और फिर 1000 बीसी से 600 बीसी, और 600 बीसी से 300 बीसी। इससे सिंपल तुम्हें कहां मिलेगा कुछ? एक एक वर्ड में यू आर गेटिंग एवरीथिंग, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन। अब और कहीं इससे मैं सिंप्लीफाई कर भी नहीं पाऊंगा भाई, वन वन वर्ड में कर दिया, एक एक शब्द, क्रक्स। चलिए विलेजेस और टाउन्स के बारे में देखते हैं, विलेजेस एंड टाउन्स के बारे में देखते हैं। यहां पर देखिए, प्लीज गिव द हेडिंग। आइए इकोनॉमी को समझना शुरू करते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग टाउन्स। और जो टाउन्स या सिटीज इस पर्टिकुलर पीरियड में शुरू हुए, बने, महाजनपद के पीरियड है। महाजनपदास थे। महाजनपदास में क्या हुआ, इस पीरियड में जो भी शहर पनप रहे थे ना, इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। ओए होए होए होए, इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। अब आप में से मुझसे कौन कौन बताएगा कि व्हाट वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन? व्हाट वाज द फर्स्ट? नहीं बेटा, अलेक्जेंडर वाला टॉपिक नहीं है ये। अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो गया, मॉडर्न एम्पायर स्टैब्लिश होना है, वो अभी शुरू होगा। लेकिन मॉडर्न एम्पायर के स्टैब्लिश होने से पहले अब हम पूरा हमने, अरे आप समझे नहीं ना, फिर वही बात है। अभी हम क्या देखा, हमने पॉलिटी कंप्लीट कर रहे थे भाई, हमने महाजनपद को देखा ना पूरी तरह से। महाजनपद 16 महाजनपद, एक निकला मगध, मगध से आर्यंका, शिशुनाग, नंदा, और नंदा के टाइम पे अलेक्जेंडर, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद होगा मौर्यन, वो भी हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास में। मौर्यन शुरू करेंगे हम लोग, राइट, मौर्यन शुरू करेंगे। तो यहां पर चैप्टर क्लोज हो गया अलेक्जेंडर का, यानी कि दिस पॉइंट इज क्लियर। ये वाला हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, बुद्धिज्म जैनिज्म को। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमी, विच पीरियड, इस पर्टिकुलर पीरियड की। क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में भेजा घुस जाना चाहिए। सिंपल बात है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बात मैंने बोली ही नहीं है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाज इंडस वैली। बहुत बढ़िया आप लोगों ने बात बोली। इंडस वैली को फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता था, बिकॉज जिस प्रकार की चीजें उन्होंने बनाई थी। इसी तरीके से महाजनपद के पीरियड जब शुरू होते हैं, या महाजनपदा का पीरियड है, जो उस वक्त सिटीज सेटअप हुए, जो टाउन्स फ्लरिश कर रहे थे महाजनपद के पीरियड में। फ्लरिश करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे फ्लरिश? अरे मालिक, बिकॉज लोहे का बहुत तगड़ा इस्तेमाल हो रहा है, अब एग्रीकल्चर धूम मचा रहा है, ट्रेड फ्लरिश करेगा, इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, सिटीज फ्लरिश करेंगे। तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, प्लीज मेक दिस स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हेलो, आई एम सॉरी, श्रेया पांडे, वो मेरा मतलब बोलने का तरीका है, दिमाग में भेजा घुस जाना चाहिए। चलिए आइए, टाउन सेकंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, कैसे हम बोल सकते हैं कि टाउन्स फ्लरिश कर रहे थे इस वक्त? हाउ कैन वी से? क्योंकि अब आप देखिए, जो पॉटरी है, सबसे पहले अगर आपको पहचानना है किसी घर में कैसी स्टैंडर्ड है, अगर आपको किसी घर का स्टैंडर्ड पहचानना है, तो आप उनके बर्तनों को देखिए। ये फॉर्मूला है, ये कहीं और की बात है, किसी किताब में नहीं है। अगर आपको किसी घर का स्टैंडर्ड, ऐसा कहते हैं कि अगर आपको किसी घर का, मान लो किसी कंट्री का आपको अगर देखना है, फॉर एग्जाम्पल उसका कल्चर, तो आप उसके मॉन्यूमेंट्स को देखिए, सीधा मॉन्यूमेंट्स, तो यू विल गेट टू नो कि क्या भव्य कल्चर रहा होगा इस देश का। आपको किसी घर का, घर में जो लोग रह रहे हैं उन पे ऐसा जरूरी नहीं है, बट यस, मोर और लेस द यूटेंसिल्स आर समथिंग विच इज अ वेरी बिग फैक्टर। तो अब आप देखो इस पर्टिकुलर फेज में आप देखोगे तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी हमको मिलना शुरू हो जाती है। हमको नॉर्दर्न ब्लैक, और ऐसे ब्लैक ऐसे टूटी फूटी नहीं, पॉलिश्ड वेयर। और भाई साहब बर्तन पॉलिश और चमक रहे हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। क्या गजब का बर्तनशाही हो रही है, गजब के बर्तन, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, गजब के बर्तन भी। अब जो घर है, अभी तक घर बड़े वैसे होते थे,
आपने बना लिए। बट नाउ जो आपको घर देखने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि हमको घर क्या मतलब, ये देख रहे हैं कि सेकंड पीरियड में मड फोर्टिफिकेशन वाले घर देखने को मिल रहे हैं। मड का फोर्टिफिकेशन भी है, घर है लेकिन उनको फोर्टिफाई कर रखा है। यानी कि जैसे आज आपके घर होते हैं, खाली ऐसा नहीं है कि आपका घर है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में लोग घर बनाते हैं और चार दीवारी होती है उसकी, होती है कि नहीं। पहले बाउंड्री है, फिर यहां पर गेट लगा होता है सबके घरों में, कोने में जनरली, है ना। फिर यहाँ पर उसका गाड़ी पोर्च होता है, गाड़ी खड़ी कर लेता है इंसान। यहाँ पर थोड़ा गार्डन वार्डन बना लेता है, फिर यहाँ घर वर बनाता है अपना, होता है कि नहीं होता है, राइट। तो एक बाउंड्री होती है घरों की, एक बाउंड्री होती है घरों की। तो यहां पर भी हमको घरों का मड फोर्टिफिकेशन मिलना शुरू हो गया। अरे नॉर्थ में बन रही है इसलिए मालिक, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात। मड फोर्टिफिकेशन, साथ ही साथ हमको वुडन पैलिसैड्स भी देखने को मिले। व्हाट इज वुडन पैलिसैड? व्हाट इज वुडन पैलिसैड? लकड़ी के बने हुए यहां पर घर, लकड़ी के बने हुए। लकड़ी से कैसे मतलब, ऐसे मान लीजिए ये लकड़ी है, ऐसे ले लीजिए, आप लोग उसको गूगल कर लीजिएगा वुडन पैलिसैड। क्या होता है कि लकड़ी है और लकड़ी के बीच में क्या किया, भूसा भर दिया, भूसा, मिट्टी, तो लकड़ी और बीच में भूसा भर दिया उसने। तो कुछ इस प्रकार से वुडन पैलिसैड्स होते हैं, घर होते हैं, वो भी प्रकार के घर होते हैं। हमको ये वुडन पैलिसैड इस पर्टिकुलर पीरियड में देखने को मिल रहे हैं। प्लीज आप लोग उसको जो है गूगल कर लीजिएगा, फोटो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको देखने को मिल रहा है कि यार जो घर है ना, अनइम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स हैं, अनइम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, अनइम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है। वाई, ये क्या शो कर रहा है? इसका मतलब शायद सर पॉपुलेशन को ज्यादा रही होगी, पॉपुलेशन ज्यादा रही होगी, इसलिए ज्यादा ध्यान देने का वक्त मिलता नहीं होगा। तो जो स्ट्रक्चर्स बने घर पर थे, वो घर या कुछ भी हो, वो बड़े कैसे थे, अनइम्प्रेसिव थे, बहुत इंप्रेसिव नहीं थे, ठीक है, बहुत इंप्रेसिव नहीं थे। डी, टाउन्स के अंदर आप देखोगे, टाउन सीट्स, जो आप सीट्स यहां पर ऐसे देखो कि टाउन्स के अंदर क्या होता था, शहरों में क्या होता था, दो तरह की चीजें थी शहरों में, दो तरह की चीजें थी। क्या 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 क्या? एक सीट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कहां पर बैठती थी, एक तो सीट ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, दूसरा मार्केट प्लेस हुआ करता था। और ये जो मार्केट प्लेस है, ये वो जगह है जहां पर आर्टिसंस रहते होंगे, जहां पर आर्टिसंस रह रहे होंगे, यानी कि वो लोग जो कुछ ना कुछ यहां पर कोई क्राफ्ट, किसी प्रकार का काम काज कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सेकेंड अर्बनाइजेशन का टाइम पीरियड है, टाउन्स है, सीट ऑफ गवर्नमेंट है ना, सीट ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी जगह जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, सरकार, राजा वहां पर रहते होंगे। एक है मार्केट प्लेस, जहां पर आर्टिसंस रह रहे होंगे। ये भी चल रहा था इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, 300 से लेकर 600 बीसी, 600 से लेकर 300 बीसी के बीच में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई क्या, व्हाट इज पॉइंट नंबर ई? फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड। अब गिल्ड्स क्या क्या मतलब हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड्स? गिल्ड मतलब हो गया एक तरह का ग्रुप, जैसे मान लीजिए कारपेंटर है, बढ़ई है, अब सारे बढ़ई मिलकर एक ग्रुप बना लिए, दैट इज द ग्रुप ऑफ कारपेंटर्स, इसको बोलेंगे गिल्ड ऑफ कारपेंटर्स, है ना, ये कारपेंटर्स का गिल्ड है। अब मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाई हैं, एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कसाई हैं, एक ऐसे लोग हैं जो चूड़ी का काम करते हैं, एक ऐसे लोग हैं जो कोयले में काम करते हैं। तो ये सारे लोग अगर सिर्फ कोयले काम करने वाले लोग हैं तो वो शहर में एक कोने में रह रहे होंगे, देयर प्लेस वॉज डिफाइंड इन द सिटी। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये, फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड हुआ, और ये जो गिल्ड में लोग रहे, इनका एक पर्टिकुलर सेट जगह हो गई। कॉपर स्मिथ के लोग, सारे कॉपर स्मिथ एक जगह रह रहे हैं, सारे चूड़ी बनाने वाले लोग एक जगह रह रहे हैं, सारे मोची एक जगह रह रहे हैं, सारे आप देखो कि जितने भी कामकाज कारपेंटर्स एक जगह रह रहे हैं। सो दे हैव द डिफाइंड प्लेस, प्लीज राइट, डिफाइंड प्लेसेस एंड स्ट्रीट्स ऑफ आर्टिसंस, दे हैड डिफाइंड प्लेसेस टू लिव, प्लस स्ट्रीट्स ऑफ आर्टिसंस। आज की डेट में भी ऐसे ही होता है। कभी आप जाओगे, कह रहे भैया आज हम जा रहे हैं कहां, मंडी जा रहे हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि आज भी मंडी सारी एक ही जगह रखती है, राइट और रॉन्ग?
राइट और रॉन्ग? आज भी आप देखोगे मंडी एक जगह लगती है, आज भी आप जाओगे तो आपको बड़ा बाजार एक जगह मिलेगा जहां पर सारे परचून के सामान मिल रहे होंगे। आज आप जाओगे नॉनवेज की, है ना, ये आपका जितने भी बकरा और आपका ये जो चिकन व्हाटएवर है वो सब आपको एक जगह मिलेगा। गेटिंग और नॉट? सो स्ट्रीट्स ऑफ आर्टिसंस आर आल्सो डिवाइडेड। ये यहां पर फूड स्ट्रीट है, चटोरी गली, वहां सिर्फ आपको चाट, टिक्की, आलू गोलगप्पा, डोसा, मसाला, इडली, सांभर सब मिल रहा है, आज भी मिलता है। दिस वॉज एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट ट्रेड रूट्स डेवलप हो गए थे इस पीरियड में। पॉइंट नंबर एफ, ट्रेड रूट्स डेवलप्ड। ट्रेड रूट्स डेवलप हो गए थे इस पर्टिकुलर पीरियड में। ए बी सी डी ई एफ। वेरी इंपॉर्टेंट इज जी। यूज ऑफ करेंसी, यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी। अब आप देखोगे कि मनी का इस्तेमाल भी देखने को मिल रहा है। अब मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड में इस चीज को अभी जिक्र नहीं किया था कि क्या कोई करेंसी थी, मैंने जिक्र नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? अब देखो जरा, हम जब इस पीरियड में हैं, यानी कि जब हम 600 से लेकर 300 बीसी के पीरियड में हैं, तब हमको पता चलता है कि वैदिक टेक्स्ट के थ्रू, हमको वैदिक के टेक्स्ट के थ्रू पता चलता है, वैदिक टेक्स्ट के थ्रू हमको पता चलता है क्या, कि करेंसी का, मनी का यूज हो रहा है। क्या? कॉइन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन से? गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ये सब यूज हो रहे थे एज करेंसी। ये करेंसी ऋग्वैदिक पीरियड में वी डू नॉट नो कि हाँ एग्जैक्टली ये करेंसी की तरह यूसेज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट कि इसका इस्तेमाल करेंसी की तरह एक्चुअली था भी कि नहीं था, है ना। जैसे कॉइन्स को क्या बोल रहे हैं यहां पर? निष्क। क्या बोल रहे हैं इसको? निष्क। क्या बोल रहे हैं इसको? सतमाना। निष्क इज गोल्ड कॉइन, गोल्ड। ऋग्वैदिक पीरियड में ऐसा माना जा रहा था कि निष्क जो होगा माइट भी ज्वेलरी हो, माइट भी ज्वेलरी हो, नॉट अ क्वाइन। बार्टर सिस्टम चलता है ऋग्वैदिक पीरियड में, दिस इज फॉर श्योर। अगर बार्टर सिस्टम चल रहा है इसका मतलब कॉइन्स की तरह तो यूज नहीं हो रहे होंगे भाई, क्योंकि बार्टर सिस्टम था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में मैंने बताया था कि करेंसी, यहां पर ट्रेड शुरू हो गया है, तो ट्रेड कुछ तो कहीं ना कहीं हो रहा था। मैंने कहा अभी बार्टर सिस्टम चल रहा है, बट देयर माइट बी यूसेज ऑफ निष्क एंड सातमाना, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स माइट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया होगा। और यह बात का कंफर्मेशन हमको अब इस पीरियड मिल जाता है कि सेकंड अर्बनाइजेशन 600 से लेकर 300 बीसी के पीरियड में वैदिक टेक्स्ट हमको बता रहे हैं कि यूसेज ऑफ निष्क एंड सतमाना। बात समझ में आ रहा है? अरे बेटा तनिष्का, ये तो मैंने आपको तब भी बोला था रिजर्व्स इंडिया में हैं गोल्ड के। ऐसा थोड़ी है गोल्ड कहीं बनाया गया हो, उसको कोई इन्वेंशन एआई का इस्तेमाल किया गया हो। अरे आयरन हो गया, ये सब का इस्तेमाल हो रहा है, तो रिजर्व्स थे इंडिया में। ये बात समझ में आ गई? इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड सबसे और इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइटिंग लिखना शुरू हो गया था मालिक। राइटिंग, ओए होए 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 होए, राइटिंग, लिखने की प्रक्रिया, राइटिंग कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, राइटिंग कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस मालिक, राइटिंग। और राइटिंग से क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग या फिर कीपिंग रिकॉर्ड्स। काहे के लिए? टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स। अरे अब ट्रेड कर रहे हो तो कहीं तो लिखोगे इस पर्टिकुलर आदमी को कितना हमने माल बेचा है अपना, और कितने दाम पे बेचा है, क्या किया क्या नहीं किया। बात समझ में आ गया? राइटिंग का इस्तेमाल, वाई? क्योंकि ट्रेड शुरू हो गया है, और ट्रेड शुरू हुआ है तो उसको नोट करोगे कि हमने कितना बिजनेस किया, किसको कितना दिया, फला को कितना भेजा माल, किसको कितना माल भेजा, ये सब क्या करोगे? लिखना शुरू करोगे। द कल्चर ऑफ राइटिंग बिगिंस। समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स देव शर्मा भी बोल रहा है सर सिल्वर केम फ्रॉम रोमन एम्पायर। बिल्कुल है, तो गोल्ड सिल्वर तो आ ही रहा था, बिल्कुल है, नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट दैट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैसे यहां पर टाउन्स
अर्बनाइजेशन बोला जा रहा है। चलिए, ये तो कहानी हो गई एक, दैट इज टाउन्स की, इकोनॉमी कैसी थी वहां पर। अब विलेजेस की बात करते हैं, अब विलेजेस की बात करते हैं। प्लीज गिव द हेडिंग विलेजेस। अब एक बात क्लियर थी, एक बात क्लियर थी मालिक, क्या? एक बात ये क्लियर है, एक बात ये क्लियर हो रही है, चलिए आइए देखिए, टाउन्स थे और टाउन्स के साथ साथ विलेजेस भी एक साथ चल रहे थे। कैसे? टाउन से क्या भेजा जाएगा यहां पर? आयरन टूल्स। इन गांव वालों को क्या मिलेगा? आयरन टूल्स मिलेगा। और फिर ये विलेजर्स क्या करेंगे? ये देंगे इनको खेती वेती करके क्या? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का यहां टाउन से बन जाएगा क्या? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स बन जाएंगे, फाइनल गुड्स बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या वैदिक इज ऑल्सो रिटन सर? क्या हो गया सौरभ राज? समझा नहीं मैं आपकी बात। सौरभ क्या लिख रहे हो? हाँ लिखो लिखो भाई, निशा लिखिए, लिखिए लिखिए। तो ये बात समझ में आ रही है ना कि टाउन्स और विलेजेस, अगर टाउन्स का ग्रोथ हुआ है तो विलेजेस का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? बताओ अभी, वरना शूट एट साइट हो जाएगा। अगर टाउन्स का ग्रोथ हुआ है मालिक, तो गांव का भी ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ, इफ टाउन्स आर ग्रोइंग, इंग्लिश वर्जन, इफ टाउन्स आर ग्रोइंग, देन विल द विलेजेस आल्सो ग्रो और नॉट? यस और नो? यस। अरे एक ही बात है अयान, बुद्धा जैना एक ही पीरियड है, दिख सकते हो जैना भी होगा ना, होगा ना। तो भाई अगर टाउनवा ग्रो कर रहा है तो विलेजवा भी ग्रो करेगा। हाँ करेगा सर, विलेजवा ग्रो। तो विलेजवा भी तीन प्रकार के थे, आइए जरा नोट कर लेते हैं। विलेजवा भी यहां देखोगे तो तीन प्रकार के विलेजवा हैं, विलेजेस तीन प्रकार के। प्लीज आइए जरा, आइए लिखिएगा, पहला विलेज लिखिएगा दोस्तों, टिपिकल विलेज। टिपिकल विलेज होता है ना, टिपिकल आंटी, तो टिपिकल विलेज होगा। अब टिपिकल आंटी कैसी होती है? सब लोगों को पता है। टिपिकल आंटी, टिपिकल अंकल, नॉट ओनली आंटी, अंकल भी कैसे होते हैं। तो वैसे ही टिपिकल विलेज होगा यहां पर, है ना। यहां पर अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी के लोग रह रहे होंगे, है ना। डिफरेंट, एक टिपिकल विलेज है जैसे आज का गांव है, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी, है ना, पीपल लिफ्ट एक साथ रह रहे हैं, टिपिकल विलेज है, राइट। टिपिकल विलेज है। और ऐसे गांव को हेड कौन कर रहा है? हेड कौन कर रहा है? हेडेड बाय भोजक, हेडेड बाय भोजक। प्लीज नोट कर लिया जाए। सेकंड, सब अर्बन विलेज, सब अर्बन विलेज। इन गांव का क्या सिस्टम होगा? अब नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है सब अर्बन, यानी कि अर्बन तो पूरी तरह नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत अर्बन हमारे अंदर भी है। इसका मतलब क्या? क्या मतलब है भाई कि यहां पर आपको कुछ ऐसे गांव मिलेंगे जिसमें एक स्पेसिफिक प्रकार के लोग ही रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा कि एक गांव जिसमें सिर्फ क्राफ्ट वाले लोग रह रहे हैं, क्राफ्ट विलेज, सिर्फ क्राफ्ट के लोग रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कारपेंटर का विलेज मिलेगा, है ना, दे आर मेकिंग व्हाट? चैरियट्स। बहुत बिल्कुल सही नंदिनी कह रही है। भोजक, हेडेड बाय दिस। टिपिकल विलेज का जो मुखिया होता था उसको कहते थे भोजक, ठीक है ना, भोजक। क्लियर है? फिर एक होता था आपका तीसरा प्रकार का, दैट इज बॉर्डर विलेज। बॉर्डर विलेज, एक होता था बॉर्डर विलेज। अब बॉर्डर विलेज क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, जो गांव किसी एक टेरिटरी के बॉर्डर पे हो, यानी कि मान लीजिए कि ये एक गांव है, ये मतलब एक पूरा टेरिटरी है, ठीक है।
तो जो गांव एकदम बॉर्डर्स पे होंगे उनको बॉर्डर विलेज बोल रहे हैं, उनको बॉर्डर विलेज बोल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जो बॉर्डर विलेज यहां कनेक्टेड हैं, बॉर्डर विलेज कनेक्टेड है, ठीक है, बॉर्डर विलेज कनेक्टेड है, तो ये लोग क्या कर रहे होंगे, काफी सेंटर से दूर है, ये हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा लिविंग ऑन बॉर्डर्स, लिविंग ऑन बॉर्डर्स ऑफ या फिर बाउंड्री ऑफ कंट्री साइड and people here are doing hunting and food gathering। ठीक है, अब ये वाले जो गांव हैं बॉर्डर विलेजेस, यहां क्या हो रहा है, हंटिंग फूड गैदरिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग यहां पर अभी सब काम कर रहे हैं, बट दे आर समहाउ एक्सेसिबल फॉर सबर्बन विलेज, क्योंकि कुछ कुछ चीजें यहां पर जो मिलती होंगी ये वाले लोग ले आते होंगे अपने यहां, उन्होंने कंस्ट्रक्शन की चीजें बनाई, ये टिपिकल विलेज है, हर प्रकार के लोग इसमें रहते हैं। तो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ द विलेज। अब विलेज का पैसा सरकार तक कैसे पहुंचता था, विलेज का पैसा सरकार तक कैसे पहुंचेगा मालिक, जरा देखिएगा। विलेज में जो आमदनी आ रही है उसका रेवेन्यू टू गवर्नमेंट कैसे डिसाइड हो रहा था, क्या हो रहा था, आइए समझ। दो बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, जो लैंड थी गांव की वो डिवाइडेड थी, किसमें, फैमिलीज के बीच में। लैंड वॉज डिवाइडेड इन, पहला चीज तो प्लॉट्स, लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू प्लॉट्स, और फिर उसके बाद जो प्लॉट्स होते थे allotted to each family, allotted to each family, और जो फैमिली होती थी वो उस पे कल्टीवेशन कर रही है, फैमिली कल्टीवेटेड ऑन प्लॉट। बात समझ में आ रही है। हाँ, भोजक हेड ऑफ द, उस वक्त तो भोजक को सबसे टॉप मोस्ट भोजक कहा जा रहा है। विलेज में जो लैंड थी उसको प्लॉट्स में डिवाइड कर रखा था, जो प्लॉट थे वो हर फैमिली को मिल रखा था, और फैमिली जो है वो कल्टीवेशन कर रही थी। अब जो भी कल्टीवेशन हुआ, जो भी इससे प्रोड्यूस आया उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लग रहा था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस हुआ उसका 1/6 टैक्स लगेगा, उसका 1/6 टैक्स लगेगा। और इस टैक्स को कलेक्ट कौन करता था, कलेक्टेड बाय रॉयल एजेंट्स। जो रॉयल एजेंट्स हैं वो इसे कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई इंटरमीडियरी नहीं होता था, कोई बिचौलिया नहीं होता था जो बीच का पैसा खा लेगा। नो इंटरमीडियरी, नो इंटरमीडियरीज। और ये जो रॉयल एजेंट्स थे दे वर कॉल्ड एज they were called as बलि साधक्स, बलि साधकास। प्लीज नोट, प्लीज नोट, पॉइंट इज क्लियर। विलेज, ठीक है। अब इस वाले में यू विल फाइंड इन गांव के अंदर
रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बड़ा जबरदस्त था, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज देयर। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इस पीरियड में हो रहा था, जैसे राइस ट्रांसप्लांटेशन में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था। राइस ट्रांसप्लांटेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। राइस वॉज द स्टेपल क्रॉप, इसमें राइस के ट्रांसप्लांटेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर्स, इनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। जैसे कहां से? मयूरभंज से, मयूरभंज एटसेट्रा, इन जगह से इसको यहां पर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। आयरन टूल्स फिर बनाए गए इसी से, आयरन ओर्स निकला तो उससे फिर आयरन टूल्स बनाए गए, इससे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, आयरन टूल्स बन गए। और आयरन टूल्स बन गए तो इसी से क्या हुआ? एग्रीकल्चर जो है वो बड़ा जबरदस्त हुआ, एग्रीकल्चर बड़ा जबरदस्त हुआ। क्लियर है? क्लियर है? अगर इस पर्टिकुलर पीरियड में जो हम लोग देख रहे हैं 600 से लेकर 300 के बीच में, अगर मैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था? ये महाजनपद का पीरियड, बुद्धा पीरियड में, लॉर्ड बुद्धा, जैनिज्म, इन सब के पीरियड में हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग ऑन? कि भाई राजा होता था, राजा था किंग, और किंग के साथ काम करने वाले थे उसके क्या? महामत्राज या आयुक्ताज, हाई ऑफिशियल्स साथ में काम करते थे, उसके हाई ऑफिशियल्स काम करते थे किंग के साथ। अब जैसे कि क्या होते थे हाई ऑफिशियल्स? जैसे फॉर एग्जांपल आयुक्ताज, महामत्ताज, ये हाई ऑफिशियल्स थे जो राजा को यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब महामत्राज में यू विल फाइंड इन दिस क्या? मिलिट्री कमांडर हो रहा है। अब मतलब हाई ऑफिशियल में कौन कौन है ना? मिलिट्री कमांडर था भाई। किंग के साथ कौन कौन होगा? मिलिट्री कमांडर होगा, मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर, मिलिट्री कमांडर, देन प्रीस्ट, जज एटसेट्रा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है कि एक राजा है, राजा के साथ उसके ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स को बोला जाता है आयुक्ताज, महामत्राज। तो ये हाई ऑफिशियल्स कौन कौन से होते हैं? मिनिस्टर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, प्रीस्ट है, जजेस हैं, है ना, ये सब है। एग्जाम्पल, ये नाम आया है आपके एनसीईआरटी में, दिस नेम हैज कम, द नेम्स आर हैव कम इन आर एस शर्मा, प्लीज नोट करिएगा। वर्सकरा ऑफ मगध, वर्सकारा ऑफ मगध, ये ऑफिशियल्स के नाम है। एंड एक और लिखिएगा, दीर्घाचरयन ऑफ कोसल, दीर्घा दीज आर द हाई ऑफिशियल्स ऑफ द किंग। ये हाई ऑफिशियल्स ऑफ द किंग वो यहां पर आ गया। सोहम सर अलेक्जेंडर चालू था, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज सोहम आप सही सही बताना, क्लास को देर से ज्वाइन किए हो ना? सोहम सच सच बता देना भाई, सच सच तुमने क्लास को लेट ज्वाइन किया है कि नहीं, बता दो। ये हो गया राजा के साथ। अब बात करेंगे विलेज की। तो भाई विलेज को कौन हेड कर रहा है? हमने देखा ग्राम भोजक, ये एक आदमी था जो विलेज को हेड कर रहा है, ठीक है। किंग का हिसाब किताब हमने यहां पर देख लिया, विलेज का हिसाब किताब हमने यहां देख लिया। कितने लोगों को ये लग रहा है कि हाँ भाई सोहम क्लास में लेट आया है? थर्ड पॉइंट्स ऑफ महाजनपद। अरे यार
अनइम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स। जो बिल्डिंग बनी हुई थी ना वो बहुत अच्छी नहीं थी बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बिल्डिंग नहीं थी, बहुत अच्छी बिल्डिंग नहीं थी, अनइम्प्रेसिव। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? पॉपुलेशन बड़ी जरा यहां पर खराब बहुत ज्यादा थी, इसका मतलब शायद अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए नहीं गए, ठीक है ना। सर आप ही आगे पीछे सिखा रहे हो। अरे नहीं भैया, तुम लोग एकदम बड़ा हो गया यार। अरे यार, क्या आगे पीछे सिखाया? आ जाओ उस चार्ट पे। ये सीख लिया था, अब बताओ ये सीखा, ये सीखा? अरे यस नो करो, सीखा कि नहीं? जिसको कंफ्यूजन अभी क्लियर करके जाओ यहां से, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, अब यही खत्म करूंगा। ये क्लियर हो गया था, ये क्लियर हो गया था सबको। अब कहां हम अलेक्जेंडर कैसे पढ़ रहे थे वो समझो। सर इसमें इकोनॉमी की बात कहां हो रही है? इकोनॉमी की बात हमने करी ना, टाउन्स में क्या चल रहा था, विलेजेस में क्या चल रहा था, वो हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये पार्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पढ़ लिया था ना। अब भाई हम बुद्धा पीरियड में जब आए, तो बुद्धा पीरियड कौन सा, हम बुद्धा पीरियड पूरा देखे हैं ना, बुद्धिज्म जैनिज्म अलग से टॉपिक पढ़े थे ना, तो कहां फिट हो रहा है? ये रिलीजन चल रहा था, फिर ये रिलीजन आया, फिर ये रिलीजन आ गया, देख लिया। पॉलिटी जना थी, जनपद थी, और महाजनपद आ गई। अब अलेक्जेंडर कहां आया? इस जगह आया। तो हमने पॉलिटी कंप्लीट किया ना इस पीरियड का, बुद्धा पीरियड का हमने पॉलिटी कंप्लीट किया। कैसे? अरे भैया महाजनपद, मगध था, मगध 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, हाँ थे। उसमें से एक जीता, कौन सा जीता? मगध। मगध से कौन सी डायनेस्टीज आई? सर हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया HDSDND, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में HDSDND। हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। अरे भैया नंद डायनेस्टी का राजा था धनानंद, धनानंद। और धनानंद के टाइम पे ही तो क्या हुआ था? अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। तो हमने इस अलेक्जेंडर के इन्वेजन को पूरा पढ़ लिया। इस अलेक्जेंडर के इन्वेजन से क्या क्या फर्क पड़ा हमने वो पढ़ लिया। यही सब तो पॉलिटी में आता है, यही सब तो पॉलिटी में आएगा मालिक। और जब हमने इसको पूरा पढ़ लिया तो हमने यहां पर रोक दिया इसको, तो पॉलिटी पूरी पढ़ ली। मौर्यन पीरियड इस 300 के बाद स्टार्ट होने वाला है, तो हमने 300 तक उसको रोक दिया जाके, अलेक्जेंडर की कहानी रख करके हमने वहां छोड़ दिया उसको। क्यों? क्योंकि पॉलिटी कंप्लीट हो गया। अब अगर सीधे मौर्यन पढ़ा देता तो ये छूट नहीं जाता, ये छूट नहीं जाता मालिक। नंद के बाद मौर्यन आएगा, लेकिन मौर्यन पढ़ा दूंगा तो ये दोनों टॉपिक छूट नहीं जाते। आपका चार्ट कंप्लीट कैसे होता? समझ में आ गया? अगर मैं पढ़ा दूंगा आगे, भाई ये तुम्हें सीक्वेंस नहीं मिलेगा, किताबों में अलग अलग मिलता है। समझाने के लिए तुमको बताया हूं, अलेक्जेंडर के बाद सीधे मौर्य नहीं आता, सीधे आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाना शुरू कर देता मैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ा, छोड़ पढ़ाना शुरू कर देता, तो व्हाट अबाउट द इकोनॉमी एंड व्हाट अबाउट द सोसाइटी ऑफ दिस पीरियड? अभी क्लियर हो गया मालिक? धन्य हो प्रभु आप लोग। मैं पहले ही दरख्वास्त कर चुका हूं कि जरा भी तुम्हें मेरे पे अगर जरा इतनी सी भी, इतनी अगर दया आती है तो भाई उठा ले मुझे, फुल लाइसेंस। समझ में आ गया अलेक्जेंडर कहां से कहां रुक गया मामला? विलेज हेड वॉज ग्राम भोजक। एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। इसी को हम लोग ग्रामीणी या ग्रामिका भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रामीणी और ग्रामिका। एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन का, विलेज। प्लीज राइट नेक्स्ट। आर्मी, सब एक ही जगह देखते चल रहे हैं, सब एक ही जगह देखते चल रहे हैं। नंदास के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। जैसे कैवलरी की बात करेंगे, कितनी कैवलरी है उनके पास? 20,000 कैवलरी है। इन्फेंट्री की बात करेंगे, इन्फेंट्री
कितनी इन्फेंट्री है? 2 लाख की इन्फेंट्री है। चैरियट्स कितने हैं? 2000 चैरियट्स हैं। एलिफेंट्स कितने हैं? 9000 एलिफेंट्स हैं। अब ऐसे कोई गिनने नहीं किया था 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन दिस इज समथिंग टोल्ड बाय, मतलब हमको जो पता चलता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? क्लियर है? सो प्लीज इसको फिल कर लीजिए। व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड? व्हाट इज द इकोनॉमी? नाउ इट इज एग्रीकल्चरल सरप्लस। याद रहेगा एग्रीकल्चर सरप्लस कैसे हुआ? ट्रेड बहुत हो रहा था, ठीक है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल सरप्लस प्लस प्लस अब गिल्ड फॉर्मेशन, यानी कि इकोनॉमी की बूम है। पास्टोरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सरप्लस आ चुका था, एग्रीकल्चर सरप्लस चल रहा था, और साथ ही साथ आप देखोगे कि इट इज अ टाइम पीरियड जब हम लोग देखेंगे ट्रेड बूम कर रहा है। दिस वॉज नॉट द टाइम पीरियड, ट्रेड बूम नहीं कर रहा था इसमें, ट्रेड बूम यहां कर रहा है। ठीक है? सोसाइटी ड्यूटीज लेड डाउन बाय धर्मशास्त्र। क्या मतलब हुआ इसका? आइए इसको यहां पर देख लेते हैं। अभी वर्णना चल रहा है, लेकिन और ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया है। प्लीज गिव द हेडिंग सोसाइटी। दिस इज द लास्ट हेडिंग फॉर टुडे, और फिर हम खत्म कर रहे हैं। सोसाइटी पहला, फर्स्ट पॉइंट, वर्ना बेस्ड सोसाइटी। वर्ना बेस्ड सोसाइटी चल रही है अभी भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय एंड वैश्य शूद्रा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय क्या हो गए? इन सबकी ड्यूटीज लेट डाउन कर दी गई इन धर्मशास्त्र। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। देन सेकंड क्राइम एंड पनिशमेंट। अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय इन लोगों ने कोई क्राइम किया, ये हायर कास्ट के लोग हैं, मतलब ये ऊपर है ना, देयर पोजीशन इज व्हाट? हाई। ये हाई पोजीशन के लोग हैं, ये हाई पोजीशन के लोग हैं, ठीक है। और अगर इनके खिलाफ क्राइम हुआ, ब्राह्मण और क्षत्रिय के खिलाफ क्राइम हुआ, तो सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी। अगर इनके खिलाफ क्राइम हुआ है तो सीवियर पनिशमेंट है। लेकिन अगर वैश्य और शूद्रा है, ये लो पोजीशन के हैं, पोजीशन भी लो है, और इनके खिलाफ अगर क्राइम हुआ है तो पनिशमेंट भी लो दी जाएगी। प्लीज राइट। ठीक है। सी, थर्ड, स्लेव्स, इनका कंडीशन, स्लेव्स कंडीशन वेरी पुअर। दिस वॉज द सोसाइटी ऑफ महाजनपदा पीरियड। यानी कि वर्णा सिस्टम अभी भी है, और अब और ज्यादा धर्मशास्त्र में ड्यूटीज लेट डाउन कर दी गई है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का कोई क्राइम होता है तो सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, अदरवाइज पनिशमेंट वॉज लो। तो इस चार्ट को भी आप यहां पर लिख सकते हैं। यू कैन जस्ट मेंशन इट दिस वे। आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं कि भाई
वर्णा सिस्टम तो था ही, प्लस ड्यूटीज को लेट डाउन कर दिया गया धर्मशास्त्र। मतलब आपको अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से अब फॉलो करनी है, नहीं करोगे तो पनिशमेंट वॉज देयर। हां, लो पनिशमेंट इसलिए बेटा, समझो इस चीज को, मुझे पता था, लग रहा था कि ऐसा कुछ आएगा। हाई पोजीशन है इनकी, दे आर हैविंग हाई पोजीशन, अगर इनके अगेंस्ट क्राइम होगा तो ये हाई पोजीशन के लोग हैं, इसलिए इनको पनिशमेंट सीवियर मिलेगी। किनको? जिन्होंने क्राइम किया है। अगर लो पोजीशन वाले लोग हैं, उनके अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, तो वो इतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं है सोसाइटी के, इसलिए अगर उनके खिलाफ कोई क्राइम हुआ तो जिसने क्राइम किया उसको पनिशमेंट बहुत लो मिलेगी, बहुत हाई पनिशमेंट नहीं थी उसके लिए। ठीक है, I hope this chart has fitted in your mind. ये चार्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया? Is this chart clear in your mind? So the story which started from Paleo, Meso, Neo, Chalco, IVC, वैदिक, देन उसके बाद बुद्धा, एंड देन उसके बाद साथ ही साथ नीचे महा जना पदास, फिर उसके बाद मगध में हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी का राजा धना नंद, इसको डिफीट किया। अलेक्जेंडर का इन्वेजन, डिफीटेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य, एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर। आज की क्लास में शुरू नहीं हो पाया जो मेरा टारगेट था, और अब हम लोग यहां पर मौर्यन एम्पायर को शुरू कर रहे हैं। यहां तक जितना पढ़ा है, इंपॉर्टेंट इज दिस दैट इट शुड बी फिटेड इन योर माइंड। भाई इस तरह से आपको पढ़ाया है ना, एक एक करके सब चैप्टर को, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम बनाया था क्लास 1, अगर आपने ध्यान दिया हो, और उस क्लास 1 के डायग्राम का इंपॉर्टेंस कितना था वो आज आपको समझ में आ रहा है। क्राइम करने वाला हाई कास्ट का होगा तो भी लो पनिशमेंट, ऐसा होता नहीं था वैसे। जैनिज्म यहां आ गया, ये पीरियड एक साथ चल रहा है ना, देखो वैदिक पीरियड ये कहां से कहां चल रहा है? वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 600 बीसी, और ये लगभग चल रहा है 300 बीसी, और 300 बीसी भी कहां तक? ये चल रहा है यहां तक 321 बीसी, क्योंकि इसके बाद शुरू हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, 321 बीसी में वो गद्दी बैठे। तो ये जो पीरियड था, अभी हमने इस पीरियड का पूरा इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी और रिलीजन भी पढ़ लिया। क्या क्या था भाई? क्या क्या था? एग्रीकल्चरल सरप्लस हो रहा है, एग्रीकल्चरल सरप्लस था, प्लस ट्रेड बूम कर रहा है। समझने के लिए, पॉलिटी महाजनपदास, सोसाइटी वर्णा तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, प्लस धर्मशास्त्र में आपके सबके ड्यूटीज को लेट डाउन किया गया था, उसको फॉलो करना है अच्छे तरीके से, अदरवाइज पनिशमेंट। एंड देन रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिकल डोमिनेशन सब चल रहा है। इस पर्टिकुलर पीरियड को हमने कवर किया, और वैदिक पीरियड को मैं आपको ऑलरेडी यहां से यहां तक का पढ़ा चुका हूं। इनके बीच का डिवाइडिंग लाइन इज 1000 बीसी, जिसमें आयरन की डिस्कवरी हुई थी। आई होप एवरीथिंग इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन।
इससे ज्यादा और क्या ही मैं इसको आसान करूंगा या आपके दिमाग में इसको मैं एस्टैब्लिश कर पाऊंगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियड। थैंक यू। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी वाला टफ है तो कोई बात नहीं बेटा, जितना अभी समझ में आ रहा है उतना पढ़ो, अभी इस चीज से मत भागो। अगर जितना समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, मेरे क्लास नोट से पढ़ो, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको भी छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है, 150 वर्ड्स मींस हाउ मेनी पेजेस। ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि आप बड़ा लिखोगे तो हमें 2 पेज भरने के 3 पेज। 150 वर्ड्स मतलब वर्ड्स, एक वर्ड्स मतलब वर्ड्स, पेजेस से कैसे डिफाइन करोगे? A4 शीट का पेज होगा तो कम में आ जाएगा। अरे तुम एक लाइन में 8 वर्ड लिख रहे हो तो 20 लाइन मैक्सिमम। एक लाइन में तुम बड़ा बड़ा लिखोगे, 4 वर्ड लिखोगे कॉलेज एग्जाम की तरह, तो बहुत भरा जाएगा। बट ऐसा मत करना, एक लाइन में रीडेबल होना चाहिए कि हाँ एक लाइन में आप 6 से 7 वर्ड अच्छे से लिखिए। 7 वर्ड्स आर मोर देन एनफ, 7 to 8 वर्ड्स एक लाइन में। और इस तरह से आप लोग 20 लाइन लिख दीजिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए सवाल को जैसा पूछा गया हो। डिवाइड कैसे करेंगे? 3-3 लाइन के पैराग्राफ, 4-4 लाइन के पैराग्राफ्स। हर 4 लाइन के पैराग्राफ में आप 40, आप कितने 60-60 वर्ड लिख सकते हैं, या फिर सॉरी 40-40 वर्ड लिख सकते हैं। तो 40-40-40-40 इजीली आपका 160 वर्ड्स हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल सुबह मुलाकात होगी आपके डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।